क्या कहा? टीना को रसोई में पसीना नहीं बहाना? अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है प्रियम। देखो प्रियम बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए हमने तुम्हारी पसंद की लड़की चुनी है। और एक बहू को सबसे ज्यादा रसोई में ही काम होता है। उसे कह दो, अगर मेहनत मशक्कत करके अपना कर्तव्य नहीं निभाना है तो शादी ही मत करे। और नहीं तो क्या। लेकिन माँ पापा, आप दोनों उसकी तरफ से भी समझ कर देखिए ना। वो लड़की एक अमीर घराने से है। उसके तो घर के रसोई में भी एसी है और उनकी रसोई में हर तरह का सामान है, जिससे सारा काम आसानी से हो जाता है। इसलिए उसने कभी ये सब देखा ही नहीं है माँ। अरे अगर इतना ही है तो उसे कह दे कि अपने अमीर पिता को दहेज के सामान के साथ साथ एक दहेज की रसोई भी बनवाए। लेकिन हम अपने घर में कोई नौकर नहीं रखने वाले। जो काम करना होगा उसे ही करना होगा। उनकी बातें सुनकर प्रियम अब परेशान हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताता है। ठीक है प्रियम, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारा काम करूंगी, लेकिन अपने तरीके से। मेरे पापा मेरे लिए तुम्हारे घर में एक नई और आधुनिक रसोई जरूर बना देंगे, इसलिए तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। क्या सच में? हाँ प्रियम, वो मेरी हर बात मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी की ख्वाहिशें कभी गलत नहीं होती। टीना के पिता अब सारे दहेज के सामान के साथ साथ उसके लिए उनके होने वाले ससुराल में एक सुंदर सी रसोई भी बनवाते हैं। टीना और प्रियम की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद पहली रसोई की रस्म के वक्त, आओ माँ, घर की नई रसोई में आपका स्वागत है। लेकिन नूपुर उस रसोई को देखकर एकदम चकित रह जाती है। हे भगवान, इस रसोई में तो एसी भी है। और ये क्या? इस मशीन ने तो रोटी भी बेल दी है और इसे सेक भी दिया। हाँ माँ जी, इसे फूड प्रोसेसर कहते हैं। इसमें आटा एकदम झट से गूंज जाता है। और ये है रोटी मेकर। इसके होते हुए रोटियां बेलने और सेकने की मेहनत ही नहीं लेनी पड़ती। देखा माँ, मैंने कहा था ना आपको, टीना सारा काम कर लेगी, लेकिन उसे सब कुछ अपने तरीके से चाहिए था। अब इस आधुनिक रसोई में सारा काम कितनी आसानी से हो रहा है। हाँ प्रियम बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और बहू, जो भी बनाना एकदम अच्छा बनाना। अब टीना को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसका खाना खाकर ससुराल में सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो एकदम कमाल का बना है। मुझे लगा ये आजकल की मशीनों पर बना हुआ खाना सही नहीं होगा, लेकिन मानना पड़ेगा बहू, तुमने तो मेरी सोच को ही गलत साबित कर दिया। शाबाश। शुक्रिया पापा जी। ये लो बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। शुक्रिया माँ जी। लेकिन बहू, बस एक बात कहनी थी तुझसे। जब जब तू उस रसोई में रहती है तभी रसोई चालू रखा कर। उसके बाद वो रसोई बंद कर दिया कर, क्योंकि एसी का बिल बहुत आता है ना। और उसका बिल भरते भरते हम मिडिल क्लास लोगों की तो मौत आ जाएगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। मौत आए आपके दुश्मनों को। और आप चिंता मत कीजिए, मैं काम होने के बाद ही एसी बंद कर दिया करूंगी, तो उतना बिल भी नहीं आएगा। अब टीना धीरे धीरे मोहल्ले की बाकी लड़कियों के साथ भी खुल मिल जाती है। और ऐसे ही एक दिन सभी औरतें किटी पार्टी में मिलती हैं। और तभी, मैं तो घर के सारे काम करके थक गई यार। ये काम करने में कितनी मुश्किल होती है, स्पेशली रसोई का काम। ये करने से कितनी मुश्किल होती है। हाँ यार, मेरा भी वही हाल है। लेकिन टीना, तू तो एक अमीर घराने से आई है, तो तू सारे काम कैसे कर लेती है? क्योंकि मुझे इतनी मेहनत लेनी ही नहीं पड़ती, इसीलिए। क्या बिना मेहनत के ही सारा खाना बना लेती हो क्या? लेकिन ऐसे कैसे? हाँ मानवी, मेरे पापा ने दहेज के सामान के साथ साथ दहेज में एक रसोई भी बना कर दी है। और उसमें सारी मशीन से, जिसमें मेरा लगभग हर एक काम आसानी से हो जाता है। सब्जी और प्याज काटने से लेकर रोटी बनाने तक सब कुछ। क्या बात है यार, काश हमारे ससुराल में भी ऐसी ही आधुनिक रसोई होती। हाँ चैनल, और तुम्हें पता है, मेरी रसोई में तो एसी भी है।
जिससे मुझे थकान के कारण पसीना वगैरह भी नहीं आता। सारे काम बड़े ही आराम से हो जाते हैं मेरे। मानवी को टीना की ये बातें सुनकर जलन होने लगती है। ये टीना की जिंदगी तो मायके में भी मस्त थी और अब ससुराल में आकर भी एकदम मस्त हो गई है। इसके पिता ने दहेज में हर एक काम को करने के लिए मशीन जो दी है, लेकिन नहीं, इसकी जिंदगी मैं इतनी अच्छी नहीं रहने दे सकती। फिर एक दिन मानवी टीना के घर आती है और सीधे रसोई में चली जाती है। अरे मानवी, तुम यहाँ पर? एक पल के लिए तो मैं तुम्हें देखकर डर ही गई थी। माफ करना टीना, दरअसल मुझे ना तुम्हारी वो बैग चाहिए थी, वो नीली वाली बैग। क्या मैं उसे कल के एक दिन के लिए ले सकती हूँ क्या? प्लीज टीना, मना मत करना। अरे हाँ बाबा, क्यों नहीं, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर टीना अपने कमरे में चली जाती है और तभी मानवी मौके पे चौका मारते हुए टीना का रोटी मेकर खराब कर देती है। अब देखना टीना कि कैसे तेरे हाथ का बिगड़ा हुआ खाना खाकर तेरे ससुराल वाले तुझसे नाखुश हो जाएंगे और तभी तुझे इन मशीनों को छोड़कर अपने हाथ से ही सारा खाना बनाना पड़ेगा। उतने में वहां पर टीना आ जाती है। अरे क्या हुआ मानवी, तुम अकेले में यूं क्या बोली जा रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस आज कितने सारे काम बचे हैं वही सोच रही थी, ताकि मैं उन्हें वक्त पर निपटा कर आराम कर पाऊं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये लो, ये वाली ही बैग चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ टीना, थैंक यू। फिर मानवी वहां से चली जाती है और फिर बाद में जब टीना बिना ध्यान दिए रोटी मेकर में रोटियां बनाती है, तभी हे भगवान, ये रोटियां तो कच्ची बनी है बहू, हमें अस्पताल पहुंचाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो, और ऐसे कैसे हो सकता है? लो बहू, तुम ही खाकर देख लो इसे। फिर टीना वो रोटी खाकर देखती है और तभी उसे समझ आता है कि वाकई में रोटी कच्ची बनी है। आज तक तो सारी रोटियां रोटी मेकर में अच्छी ही बनती आई है। एक मिनट, कहीं रोटी मेकर को कुछ हो तो नहीं गया ना? फिर टीना रसोई में जाकर वो रोटी मेकर चेक करती है और तभी उसे पता चलता है कि वो तो एकदम खराब हो चुका है। माफ कीजिए माँ जी, पापा जी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रोटी मेकर थोड़ा खराब हो चुका है, जिस कारण रोटियां ठीक से ही नहीं बन पा रही। अरे टीना, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। हाँ बहू, अब अपने हाथों से ही बेल और सेक उन रोटियों को, क्योंकि ऐसे तो काम होने से रहा। अरे इन मशीनों का तो ऐसे ही होता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। ऐसी बात नहीं है पापा जी, अब मेरे मायके में भी तो रोटी मेकर है ना, और सालों से हम रोटियां उसी में बनाते आ रहे हैं और उसमें अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर पता नहीं इस वाले में कैसे आ गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर टीना को रोटियां अब हाथ से ही बेलनी और सेकनी पड़ती हैं और यह सब खिड़की से देखकर मानवी को बहुत खुशी मिलती है। अब टीना प्रियम से नया रोटी मेकर लाने को कहती है। लेकिन टीना, मेरी इस महीने की पगार अब तक मिली ही नहीं है, तुम थोड़े दिन रुक जाओ ना। बाकी का सामान तो ठीक है ना, बस तुम्हें रोटियों के लिए ही मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए नया रोटी मेकर जरूर खरीद लूंगा। अरे नहीं प्रियम, इसके लिए तो मुझे कितने दिन रुकना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं अपने पापा से ही कह देती हूँ कि वो मुझे एक नया रोटी मेकर दिला दे। नहीं टीना, ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन क्यों प्रियम, तुम तो अब मुझे नया रोटी मेकर खरीद कर देने से रहे, तो पापा से ही मांग लेती हूँ ना। अरे बाबा, तुम्हारे पापा ने तो हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है और अब उनसे ऐसे दोबारा मदद मांगना अच्छा नहीं लगता। और तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, और अगर तुम उनसे मदद मांगोगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बस थोड़े ही दिनों की बात है ना, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सहन कर लो। अरे यार, अच्छा बाबा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय जब टीना और नुपुर सो रहे होते हैं, तभी मानवी चुपके से आकर टीना की रसोई का एसी खराब कर देती है। और फिर बाद में जब टीना एसी ऑन करने जाती है, तब वो ऑन ही नहीं होता। अरे ये क्या,
ये एसी तो चल ही नहीं रहा। अब क्या करूं मैं? लगता है ये भी खराब हो चुका है बहू। ओह नो, अब बिना एसी के मैं रसोई में काम कैसे कर पाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एसी रिपेयरर को बुलाना ही होगा। फिर टीना एसी रिपेयरर को बुलाती है, लेकिन उससे भी वो एसी ठीक नहीं हो पाता और वो उसे एक नया एसी खरीदने के लिए कहता है। क्या कहा? हाँ प्रियम, उस एसी रिपेयर वाले ने कहा है कि इस बिगड़ी हुई एसी को ठीक करने में बहुत सारा खर्चा होगा। उससे अच्छा तुम लोग नया एसी ही खरीद लो। लेकिन टीना, तुम तो जानती ही हो ना, यहाँ मेरे पास एक रोटी मेकर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर मैं एसी कैसे खरीदूंगा? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी खातिर मैं ईएमआई पर एक नया एसी जरूर खरीद लूंगा। बस ये 1 महीना गुजर जाने दो, उसके बाद मैं दोनों चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है प्रियम, जैसा तुम कहो। अब टीना बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब एसी ना होने के कारण टीना को बहुत चिड़चिड़ होने लगती है, पर वो बेचारी खाना ठीक से बना ही नहीं पाती। बाप रे, ये सब्जी खाकर तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इतनी बेस्वाद सब्जी कोई कैसे बना सकता है? हाँ बहू, तुम्हें अब बगैर एसी के काम करने की आदत डालनी चाहिए। हमने कहा था ना, ये सारी मशीनें एसी ही होती हैं, इन पर हमें कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी कि नहीं? तो अब टीना को ना चाहकर भी बिना एसी के ही काम करना पड़ता है, जिस कारण उसकी तबीयत अब बहुत खराब होने लगती है और उसे इस हालत में देखकर मानवी के कलेजे को ठंडक पड़ती है। ऐसे ही एक दिन जब वो फिर एक बार उसकी रसोई में चुपके से आकर बाकी मशीनों को खराब करने जा रही होती है, तभी वहां पर नूपुर आकर उसे देख लेती है। अच्छा, तो तेरे कारण ही ये सब हो रहा है। तूने ही बिगाड़ी है ना मेरी बहू की सारी मशीनें। रुक जा, आज तो तेरी खैर नहीं। फिर नूपुर उस मानवी को बहुत मारती है और वो उसे टीना के सामने लेकर जाती है। मानवी की बच्ची, ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? अरे तुझे तो मैंने अपनी अच्छी सहेली माना था और तुमने तो मेरे साथ ही ये सब किया। माफ कर दे टीना, लेकिन मैं तुमसे जलने लगी थी। मुझसे तुम्हारी अमीर रसोई देखी नहीं गई और तुम्हारी ये खुशियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अरे हम सब इतनी मेहनत करते हैं और तुम आराम से इन मशीनों के जरिए झटपट काम निपटा लेती हो। इसीलिए पहले मैंने तुम्हारा रोटी मेकर बिगाड़ा और उसके बाद एसी भी खराब किया, और अब मैं फिर से यहाँ पर और मशीनें बिगाड़ने आई थी। लेकिन तब तक तुम्हारी सास ने देख लिया। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निकल जाओ यहाँ से। फिर टीना मानवी को धक्के मारकर घर के बाहर निकाल देती है। बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तुझे बहुत दोष दिया है। अरे नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हो, इसलिए आप मुझसे माफी मत मांगिए। और आपको भी समझना चाहिए कि इन मशीनों को हमारा ही काम करने के लिए बनाया गया है, तो हम ही इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मैं समझ सकती हूँ कि आप इस जमाने की नहीं हो, लेकिन जमाने के साथ साथ आपको अपनी ये सोच भी बदलनी पड़ेगी। हाँ बहू, तूने एकदम सही कहा। और फिर महीना खत्म होने के बाद प्रियम घर में नया रोटी मेकर और एसी लेकर आता है, जिसके बाद टीना फिर से अपनी आधुनिक दहेज की रसोई में चैन से खाना बना पाती है। गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं और ऐसे में रीना की सास कम्मो से कहती है, हाय हाय, अरे बहू, इस गर्मी में तो मेरे बुरे हाल होते जा रहे हैं। अरे इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है कि सारे कूलर, पंखे और एसी में भी वो ठंडक नहीं मिल रही। हाँ माँ जी, मुझे भी रसोई में खाना बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है, और तो और खाना तो गले के नीचे भी नहीं उतर रहा। सच कहा बहू तूने। अरे मुझे तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। ऐसी बात है क्या? ठीक है माँ जी, तो मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बताइए मुझे, आपके लिए कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम लाऊं? अरे नहीं नहीं बहू,
मैं बाहर की आइसक्रीम नहीं खाती। अरे आइसक्रीम ही क्या, मैं तो बाहर के कोई भी पदार्थ नहीं खाती। बाहर का खाना मिलावटी होता है। और तेरे आने से पहले हमारे घर में एक नौकरानी थी। वही मुझे घर पर सब कुछ बनाकर खिलाती थी। बर्गर, पिज्जा और आइसक्रीम सब कुछ बनाती थी वो। ऐसी बात है क्या? पर माँ जी, मुझे तो बेसिक सा ही खाना बनाना आता है। ये बाकी के पदार्थ बिल्कुल भी नहीं आते। और आइसक्रीम तो कतई नहीं। कोई बात नहीं बहू, तो आइसक्रीम बनाना सीख लेना फिर। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। अगर तू यूट्यूब के 4 से 5 वीडियो भी उठाकर देखेगी ना, तो तू भी सीख जाएगी। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तो तय रहा माँ जी, अब मैं इंटरनेट से ही देखकर आइसक्रीम बनाना सीखूंगी। और फ्री टाइम मिलने पर रीना यूट्यूब पर वीडियोस देखकर आइसक्रीम बनाना सीख जाती है। और अगले 4 से 5 दिनों में ही वो अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम भी बनाती है। चलिए बताइए माँ जी, आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है? आज मैं आपके लिए वही आइसक्रीम बनाऊंगी। मुझे तो सबसे ज्यादा वैनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है। उसकी तो बात ही कुछ और है। ठीक है माँ जी, तो अब मैं आपके लिए वैनिला आइसक्रीम बनाती हूँ। फिर रीना बड़े ही प्यार से सबके लिए वैनिला आइसक्रीम बनाती है। और रात में जब खाना खाने के बाद सब उसकी हाथ की बनी आइसक्रीम चखते हैं, तभी वो सबको बहुत पसंद आती है। शाबाश बहू, सिर्फ 4 से 5 दिन में सीखने के बाद भी तूने कितनी अच्छी आइसक्रीम बनाई है। हाँ रीना बहू, बहुत ही टेस्टी है आइसक्रीम। सच में रीना, अरे इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अरे तुम्हारे हाथों से बनी हुई ये आइसक्रीम तो बाहर की आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी बनी है। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी आइसक्रीम पसंद आई, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। फिर अगले दिन नील और चंपक बाजार में आम और बाकी के फल खरीदने जाते हैं और रीना से कहते हैं, अरे रीना, इन आम का अमरस तो बनाना ही है, लेकिन थोड़े बहुत आम आइसक्रीम के लिए भी बचा कर रखना। मैं उसे चखना चाहता हूँ। मैंगो आइसक्रीम खाने की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है यार। ठीक है नील, मैं बना दूंगी। और हाँ बहू, ये स्ट्रॉबेरी भी लाई है मैंने। मुझे आम से ज्यादा स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो तुम हो सके तो स्ट्रॉबेरी की भी आइसक्रीम बना देना। बना लोगी ना? क्यों नहीं पापा जी, जरूर बनाऊंगी। ठीक है बहू, शुक्रिया। फिर रीना आम और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाती है और वो भी घर वालों को बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही एक दिन जब रीना की सहेली अमृता घर आती है, तभी रीना उसे अपनी आइसक्रीम चखाती है और उसे चखकर अमृता को भी वो आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वाह यार रीना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दोनों आइसक्रीम तूने बनाई है। तू तो एकदम प्रोफेशनल आइसक्रीम बनाने वाली बन गई। थैंक्स अमृता, ये सब मैंने केवल 5 दिनों में ही सीखा है। क्या बात कर रही है तू? अमेजिंग यार। मैं तो कहती हूँ कि तुझे तो अपनी आइसक्रीम बनाने के वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी चाहिए। रील्स के जरिए तेरे वीडियो तो काफी फेमस हो सकते हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में आइसक्रीम के वीडियोस तो सभी लोग बड़ी खुशी से देखते हैं। अरे हाँ अमृता, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब मैं इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाऊंगी जहां पर मैं अपने आइसक्रीम की वीडियोस पोस्ट करूंगी। अब तक तो मैं लगभग हर प्रकार की आइसक्रीम बनाना जान चुकी हूँ। हाँ रीना, बेस्ट ऑफ लक। अमृता की बात सुनकर अब रीना अपना इंस्टाग्राम पर पेज खोलती है जहां पर वो आइसक्रीम के वीडियोस पोस्ट करने लगती है और चंद ही दिनों में उसके वीडियोस काफी मशहूर हो जाते हैं और लोग उसके वीडियोस पर ढेरों लाइक्स और कमेंट करने लगते हैं। ये सब देखकर रीना और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे रीना बहू, वो पड़ोस का हंसमुख मिला था और वो मुझे बता रहा था कि तुम्हारी बहू तो काफी फेमस हो चुकी है और उसके आइसक्रीम के वीडियो तो काफी वायरल भी हो चुके हैं। बधाई हो बहू। धन्यवाद पापा जी। और हाँ रीना,
आज तो ऑफिस में सब मुझे सेलिब्रिटी का पति कहकर पुकार रहे थे। अरे तुम्हारे आइसक्रीम के वीडियो तो रातों रात मिलियन में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कांग्रेचुलेशंस यार। और ये सब देखकर तो मुझे मेरी बहू पर बहुत गर्व हो रहा है। अब तो मैं मेरी सारी सहेलियों से अपनी बहू की तारीफ करूंगी और उन्हें खूब जलाऊंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों के साथ के कारण ही मुमकिन हुआ है, वरना मैं अकेली ये सब कहाँ कर पाती। अब ऐसे ही रीना का हर अगला वीडियो हिट होता जाता है। करीब करीब सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम तो मैंने बना दी है। अब मुझे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ऐसी कोई आइसक्रीम बनानी चाहिए जो किसी ने ना खाई हो। लेकिन क्या क्या बना सकती हूँ मैं? रीना अब गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी रील्स को स्क्रॉल करते करते उसे पानी पूरी और चाट की वीडियो दिखाई पड़ती है और तभी उसे एक आइडिया आता है। अरे हाँ, क्यों ना मैं पानी पूरी और चाट वाली आइसक्रीम बनाऊं। पानी पूरी तो सबकी फेवरेट होती है। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं जल्दी से सारी तैयारी कर देती हूँ। फिर रीना काफी अनोखे अंदाज में पानी पूरी और चाट वाली आइसक्रीम बनाती है और उसका वीडियो भी रातों रात काफी वायरल हो जाता है और घर वालों को भी ये वाली आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। क्या बात है बहू, क्या अनोखी और अतरंगी आइसक्रीम बनाई है तूने। भाई वाह, मजा ही आ गया आज तो। सच में बहू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। सीरियसली रीना, अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पानी पूरी की भी कभी आइसक्रीम बन सकती है। वाकई में क्या दिमाग लगाया है तुमने। हैट्स ऑफ टू यू। चलो अच्छा है कि आप सबको मेरा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा। इंटरनेट पे भी मुझे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अरे मिलेगा भी क्यों नहीं। ये पानी पूरी की आइसक्रीम तो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। उसका यह पहला एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद अब रीना और भी नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगती है और अब तो वो टमाटर की आइसक्रीम बनाती है। लेकिन उसके घर वालों को टमाटर की आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आती। बताइए ना माँ जी, कैसी बनी है आइसक्रीम? अच्छी है ना? नहीं बहू, ये वाली आइसक्रीम इतनी भी अच्छी नहीं बनी है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। ये सुनकर रीना को थोड़ा बुरा लगता है। क्या सच में मेरी टमाटर की आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी है? लेकिन इसके व्यूज तो काफी अच्छे आए हैं। तभी वहां पर पड़ोसन आती है। अरे रीना, मैं तुम्हारे आइसक्रीम वाले इंस्टा पेज को रोज फॉलो करती हूँ। मुझे तो तुम्हारी सारी आइसक्रीम पसंद आती है और अब तो मैं उन्हें घर पर भी बनाकर देखूंगी। थैंक्स निमृत। पड़ोसन निमृत की बात सुनकर रीना को अब थोड़ा अच्छा लगता है। ये माची बिना कुछ भी बोलती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माँ जी को मुझसे जलन होने लगी है। मेरी इतनी तरक्की होते हुए देखकर शायद उन्हें सहा नहीं जा रहा, इसीलिए आज उन्होंने मेरी आइसक्रीम की तारीफ ही नहीं की और उसे बुरा बता दिया। खैर, उनकी बुराई से मैं हार नहीं मानने वाली। मैं अब और भी नई नई और अतरंगी आइसक्रीम बनाऊंगी और खूब आगे जाऊंगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं रीना रोजाना नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसे एक आइसक्रीम का स्टॉल खोलना चाहिए और फिर ये बात वो अपने ससुराल वालों को बताती है। आइसक्रीम स्टॉल? हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया है कि मैं अपने मोहल्ले में एक आइसक्रीम का स्टॉल लगाऊंगी जहाँ पर मैं भिन्न भिन्न प्रकार की आइसक्रीम बनाऊंगी। तो वही लोग मेरी स्टॉल की आइसक्रीम खाने जरूर आएंगे। सुझाव तो बहुत ही बढ़िया है बहू। हाँ रीना, ये आइडिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लगा दो स्टॉल। हमें कोई एतराज नहीं। हाँ बहू, मुझे भी कोई एतराज नहीं है क्योंकि तू घर के सारे काम अच्छे से करती है और उसके बाद ही आइसक्रीम बनाती है, तो मुझे तो किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ माँ जी, मैं घर के सारे काम होने के बाद ही स्टॉल लगाऊंगी। आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। फिर रीना अपने मोहल्ले में ही आइसक्रीम का स्टॉल लगाती है, जहाँ पर वो यूनिक फ्लेवर वाले आइसक्रीम बेचती है। उसके स्टॉल पर लेज और कुरकुरे के साथ साथ पाव भाजी की आइसक्रीम भी बेचती है। और ये सारी आइसक्रीम देखकर ग्राहक बहुत चकित रह जाते हैं। अरे बाप रे, पाव भाजी की आइसक्रीम! ये कैसी आइसक्रीम है भाई? इसकी भी आइसक्रीम बनती है क्या? वही तो। अरे ये तो लेज और कुरकुरे के भी आइसक्रीम बेचती है। इतनी अजीब आइसक्रीम असल में टेस्ट कैसे करती होगी? इसके वीडियोस देखकर तो बड़ा मजा आता है, लेकिन इन अजीबोगरीब वाले आइसक्रीम फ्लेवर देखकर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे खाऊं या ना खाऊं। अरे भाई साहब, आप तो ऐसा सोच रहे हो जैसे कि आप सुनार की दुकान में जेवर खरीद रहे हो। अरे मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि एक बार अगर आप ये नए प्रकार की आइसक्रीम खाएंगे ना, तो आप भी इसके फैन हो जाएंगे। एक बार खाकर तो देखिए। चलो ठीक है, अब जब आप इतना दावे के साथ कह रही हो, तो ये आइसक्रीम तो अच्छी ही रहेगी। फिर वो दोनों ग्राहक उस आइसक्रीम को खाते हैं, जिसके बाद उन्हें वो आइसक्रीम की टेस्ट बहुत खराब लगती है। एव, ये मैंने क्या खा लिया? अरे इससे बेहतर तो मैं कड़वे करेले खा लेता। कितनी घटिया आइसक्रीम है ये। छी! और नहीं तो क्या, मेरे तो मुंह का पूरा टेस्ट ही खराब हो गया। रीना के स्टॉल पर जो भी ग्राहक आता है, उन सबको उसकी ये अनोखी आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आती। और तो और कई लोगों के पेट भी खराब होते हैं, जिस कारण अब 4 दिनों में ही उसका स्टॉल ठप पड़ जाता है। और वहां पर तो एक मक्खी भी नहीं मंडराती। ये देखकर रीना काफी दुखी हो जाती है। तभी उसके घरवाले उसे समझाते हैं। देखा बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि टमाटर वाली आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी तूने मेरी कोई बात नहीं मानी और तूने तेरे एक्सपेरिमेंट जारी रखे। अरे पहला एक्सपेरिमेंट अच्छा बन गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तेरे सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे ही बने। जो चीज जैसी बननी चाहिए उसे वैसे ही बनाना चाहिए। हाँ रीना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आइसक्रीम बनाने के लिए तुमने अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। सिंपल और यूनिक वे में भी आइसक्रीम अच्छी बन सकती है, और इंटरनेट पर तुम्हारी आइसक्रीम कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन असली लाइफ में तुम्हारी ये बेस्वाद आइसक्रीम किसी को भी पसंद नहीं आई। हाँ बहू, इसीलिए हमेशा जरूरत के हिसाब से ही सोचना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं होता। और तू नॉर्मल फ्लेवर वाली आइसक्रीम कितनी अच्छी बनाती है, वो बनाना। ये सब क्या बनाती रहती है, और आखिर क्या जरूरत है इसकी? हाँ माँ जी, शायद आप सही कह रही हो। मैं ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और नए नए एक्सपेरिमेंट करती रही। लेकिन अब और नहीं, अब से मैं सिंपल और टेस्टी आइसक्रीम ही बनाऊंगी, जो देखने में भी अच्छी हो और टेस्ट में भी। क्योंकि मुझे अब अच्छा सबक मिल चुका है और ये गलती मैं वापस बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। और उस दिन के बाद से रीना कभी भी अतरंगी आइसक्रीम नहीं बनाती और सिंपल आइसक्रीम ही बनाकर वो खूब तरक्की करती है। सारा अपनी सास विनीता, ननद ईशानी और पति आर्यन के साथ रहती है। ईशानी अभी कॉलेज में पढ़ रही होती है और उसकी फ्रेंड रिया अक्सर उसके घर पर आया करती है। एक दिन की बात है। ये लो रिया, ये तुम्हारे लिए। ईशानी ने मुझे बताया था कि तुम्हें ये बेकरी के पफ्स बहुत पसंद है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। भैया, अब आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए और हमें पढ़ने दीजिए। पिछले 1 घंटे में आप यहाँ पर 5 बार आ चुके हैं। ओके बाबा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। आराम से पढ़ाई करो। आर्यन जैसे ही बाहर चला जाता है, सारा उसे कहती है, अरे आर्यन, मैं तुम्हें पिछले 10 दिनों से कह रही हूँ कि मुझे वो मोहिनी चौक के मिठाई वालों से मेरे फेवरेट रसगुल्ले खाने हैं।
लेकिन तुमने तो उसे अभी तक नहीं लाया है। और आज रिया के लिए उसकी फेवरेट बेकरी से पफ्स लाया है तुमने। ओफो सारा, तुम भी ना। अरे रिया हमारी ईशानी की बेस्टी है, और वैसे भी वो थोड़ी ना यहाँ पर रोज रोज आती है। और रही बात तुम्हारे रसगुल्ले की, तो आज आते समय मैं उसे लेकर आऊंगा, डोंट वरी। पढ़ाई करते करते रात हो जाती है और रिया के जाने का वक्त आता है। ध्यान से जाना रिया, पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है। हाँ ईशानी। अरे रिया, तुम अकेली मत जाओ, जमाना काफी खराब हो चुका है। आर्यन, तुम जाओ रिया के साथ और उसे उसके घर तक छोड़ कर आओ। नहीं नहीं सारा भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी ऑटो से। अरे नहीं रिया, सारा कह रही है ना, और वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है, इसीलिए तुम्हें मैं ही छोड़ देता हूँ। हाँ रिया, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबा, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं तेरे भाई के साथ चली जाती हूँ। फिर आर्यन रिया को छोड़ने के लिए कार निकालता है। फिर एक जगह पर वो गाड़ी रोककर ढेर सारी बातें करते हैं। रिया, तुम बहुत ही स्वीट हो और सुंदर भी। थैंक यू आर्यन। ना ना, आर्यन के आगे कुछ मत कहना। तुम्हारी मीठी जबान से सिर्फ और सिर्फ आर्यन सुनना ही अच्छा लगता है मुझे। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो। वैसे मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो ले लो, या फिर तुम मुझे अपना नंबर दे दो। कुछ रहा तो मुझे फोन कर लिया करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। ओके आर्यन, ये लो मेरा नंबर। फिर रिया और आर्यन एक दूसरे को अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दिन कैफे में मिलते हैं और वहां पर बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। और इस तरह से अब उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, और साथ ही रिया का अब घर में आना जाना भी काफी बढ़ जाता है। अरे आओ आओ रिया बिटिया, कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया विनीता आंटी। क्या माँ जी, 2 दिन पहले तो आई थी रिया हमारे पास, 2 दिनों में ऐसा क्या बदलने वाला है? अरे रिया, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम आज यहाँ पर आने वाली हो। हाँ तो उसमें क्या होता है? और रिया, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहे तब आ सकती हो यहाँ पर। थैंक यू आंटी जी। और ईशानी, मैं घर पर बहुत बोर हो रही थी यार। एक तो कॉलेज को भी 3 दिन तक छुट्टियां है, इसीलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। फिर सारा जब रसोई में चाय बना रही होती है, तभी ईशानी वहां पर आती है। देखो ईशानी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता क्या कि रिया का हमारे घर पर आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, वो भी बिना किसी कारण के? हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, उसे मना भी नहीं कर सकती। इतनी अच्छी दोस्त जो है, लेकिन उसे भी तो समझना चाहिए ना, कभी भी मुंह उठाकर चली आती है हमारे घर पर। धीरे धीरे रिया और आर्यन का बेनाम रिश्ता अब काफी गहरा होने लगता है। फिर एक दिन आर्यन अपने कमरे में बैठकर रिया के साथ वीडियो कॉल कर रहा होता है। तभी वहां पर ईशानी आती है और आर्यन तुरंत अपना वीडियो कॉल कट कर देता है। अरे ईशानी, तुम यहाँ पर? हाँ भैया, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। वो रिया का जन्मदिन आने वाला है ना, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। अरे वाह, क्या बात कर रही हो तुम? हाँ भैया, लेकिन रिया के जन्मदिन पर आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? और आपके कमरे में आने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी आवाज सुनी है, और मेरे अंदर आते ही आपने फोन कॉल कट कर दिया। क्या बात है भैया, सब कुछ ठीक तो है ना? ओफो ईशानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस तुम्हारा वहम होगा। दिन रात तुम उस रिया के साथ ही रहती हो, इसीलिए तुम्हें उसी की आवाज सुनाई दे रही है। ये लो पैसे, कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदना रिया के लिए। ओके भैया। फिर ईशानी वहां से चली जाती है
अगले हफ्ते रिया का बर्थडे है। मुझे भी उसके लिए गिफ्ट लेना चाहिए। मैं उसे ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो तो देखती ही रह जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे रिया बहुत अच्छी लगने लगी है और मैं उसे खुश करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और यही मेरा अच्छा मौका है। फिर आर्यन रिया के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदता है और उसके ऊपर एक नोट लिख देता है जिस पर स्वीट हार्ट लिखा होता है। फिर जब आर्यन रिया के पास गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे उसकी माँ विनीता मिल जाती है और विनीता कार के अंदर के गिफ्ट्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। अरे आर्यन बेटा, ये इतने सारे तोहफे लेकर तू कहाँ पर जा रहा है? और ये क्या? इस पर यह स्वीट हार्ट क्यों लिखा है तूने? आखिर किसके लिए है ये सारे तोहफे? जहाँ तक मुझे पता है, आज तो बहू का जन्मदिन भी नहीं है। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? और ये सारे तोहफे मेरे हैं ही नहीं, ये तो मेरे दोस्त के बीवी के लिए है। मैं बस इन तोहफों को गिफ्ट शॉप से पिक करने गया था। सच कह रहा है ना तू, या फिर मुझे चूना लगा रहा है? सच सच बता आर्यन, तू कोई गलत कांड तो नहीं कर रहा ना? ओफो माँ, क्या अब भी? वो टीवी सीरियल देख देख कर आपके दिमाग पर असर होने लगा है। मैं सच कह रहा हूँ माँ, ये तोहफे मेरी दोस्त के बीवी के लिए है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल जा अब, मैं भी मंदिर जा रही हूँ। अरे तो बैठो ना माँ, मैं आपको मंदिर तक छोड़ देता हूँ, धूप भी काफी है बाहर। इस बार आर्यन जैसे तैसे बच जाता है और जब वो रिया से मिलता है तब वो उसे सारे गिफ्ट्स दे देता है, जिन्हें देखकर रिया बहुत खुश होती है और वो आर्यन को गले से लगाती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर केक कट करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन अचानक से रिया अपना सारा सामान लेकर ईशानी के घर चली आती है और उसे सामान के साथ देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे रिया बिटिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी इतना सारा बोरिया बिस्तर लेकर? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ रिया, तुम्हारे घर पर कुछ हुआ है क्या जो तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो? अरे नहीं सारा भाभी, विनीता आंटी, मेरे घर पर सब कुछ ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक्चुअली मेरे माँ पापा एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर रहने आई हूँ। और घर पर अकेली रहती तो मुझे बहुत बोर हो जाता, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं बिटिया, हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तू यहाँ पर आराम से रह सकती है। हाँ रिया, अगर तुम्हारे माँ पापा बाहर गए हैं तो तुम्हें अपने घर पर अकेले नहीं रहना चाहिए, और तुमने अच्छा ही किया जो तुम यहाँ पर चली आई। अब रिया वही रहने लगती है और एक रात रिया और आर्यन छुपकर छत पर जाकर मिलते हैं। थैंक यू सो मच रिया, मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए। अब मुझे एक हफ्ते तक छुट्टियां है, इसीलिए मैं घर के बाहर ज्यादा नहीं निकल पाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा कि तुम ही यहाँ पर आ जाओ। पर आर्यन, किसी ने अगर माँ पापा को देख लिया तो तब क्या होगा? वो दोनों तो कहीं भी नहीं गए हैं, घर पर ही है। हमने सबसे झूठ बोला है। नहीं रिया, किसी को पता नहीं चलेगा। अब छोड़ो ना उन बातों को। वैसे आज तुम इस ड्रेस में काफी प्रिटी लग रही हो। और तुम भी आर्यन, इस शर्ट में तो तुम एकदम हैंडसम हंक लग रहे हो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर सारा आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। सारा? हे भगवान, कहीं सारा भाभी ने हमारी बातें सुनी तो नहीं? आर्यन, रिया, तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ छत पर क्या कर रहे हो, वो भी इतने अंधेरे में? वो दरअसल रिया को हमारी छत देखनी थी। रात में यहाँ से पूरे लखनऊ का व्यू अच्छा दिखता है ना, इसीलिए। हाँ भाभी,
वही बात थी और कुछ नहीं। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सारा? अरे सुबह सुबह मैं यहाँ पर नोवेल पढ़ने आई थी और यहीं पर भूल गई, उसे ही लेने आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो साथ में चलते हैं नीचे। आर्यन और रिया पर सारा को अब शक होने लगता है और अगले ही दिन वो ईशानी से बात करती है। सारा भाभी, सच कहूँ तो मुझे भी रिया और भैया पर बहुत डाउट हो रहा है। उस दिन भी मैं जब भैया के कमरे में जा रही थी तब मुझे बाहर से रिया की आवाज सुनाई दी, मानो वो और भैया फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाँ ईशानी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे कल रात को तो वो दोनों छत पर अकेले थे। हमें सच का पता लगाना ही होगा और वो तभी लग सकता है जब हम दोनों रिया और आर्यन को अकेला छोड़ दे। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। फिर सारा और ईशानी मिलकर प्लान बनाती है और अगले ही दिन जब विनीता बाहर मंदिर गई होती है तभी वो दोनों भी मार्केट जाने के लिए निकलती है। आर्यन, रिया, ईशानी और मैं मार्केट जा रहे हैं। हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक तुम दोनों घर का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हाँ रिया, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक तुम घर में आराम करो। घर का ख्याल भैया रख लेंगे। ठीक है ईशानी, जैसा तुम कहो। हाँ सारा, तुम दोनों आराम से शॉपिंग करके आओ। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सारा और ईशानी असल में तो घर के बाहर ही छुप जाती है। यही सही मौका है। आज मैं रिया को कपल पार्क में लेकर जाऊंगा और वहां जाकर उसे प्रपोज भी करूंगा। मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं दबा सकता। मुझे उसे बताना ही होगा। क्या हुआ आर्यन, क्या सोच रहे हो? अरे रिया, यहाँ बैठने से अच्छा हम कहीं बाहर चलते हैं ना। एक पार्क है जो बहुत सुंदर है और मुझे भी बहुत पसंद है वो पार्क। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें भी वो पार्क बहुत पसंद आएगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है फिर चलो चलते हैं। फिर वो दोनों कपल पार्क में चले जाते हैं और आर्यन वहां पर जाकर रिया को प्रपोज करता है। तभी वहां पर सारा और ईशानी आ जाती है और उन दोनों को देखकर रिया और आर्यन के होश उड़ जाते हैं। फिर सारा और ईशानी मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई करती है। क्यों? तुम दोनों को क्या लगा कि हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? रिया, तू इतनी नालायक और गिरी हुई निकलेगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वो मेरा भाई है, तुझे कोई शर्म वरम है या नहीं? अरे ईशानी, चुप रहो आर्यन, और कुछ मत बोलना अपनी इस गंदी जबान से। धोखेबाज आदमी, अरे अपने से इस छोटी उम्र वाली लड़की के साथ प्यार करते हुए तुम्हें कोई शर्म वरम आती है कि नहीं? और तुम एक शादीशुदा इंसान हो, इस बात का तो ख्याल रखा होता। जब माँ जी को तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में पता चलेगा तब वो तुम्हारा मार मार कर भरता बना देगी। माफ कर दो भाभी, माफ कर दो ईशानी, हम दोनों तो बस कैजुअली कर रहे थे सब कुछ। हाँ सारा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ईशानी, प्लीज अपने भाई को माफ कर दे। मुझे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी है भैया, आप तो मेरे मन से ही उतर चुके हो। और रिया, तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा से हमारे घर के आसपास भी दिखाई दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? जी जी भाभी। और तुम आर्यन, तुम्हें तो मैं घर जाकर देखती हूँ और माँ जी को भी बताना बाकी है अभी। अरे नहीं सारा, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन माँ को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। आर्यन के लाख मिन्नतें करने के बाद में सारा उसकी बात मान जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से वो उसके साथ काफी सख्ती से पेश आती है और बेचारा आर्यन किसी और लड़की पर डोरे डाल ही नहीं पाता।